आप लोगों को तो मैंने तकलीफ दी है इसलिए कि जम्मू कश्मीर में एक किस्म का तनाज़ा खड़ा हो गया है। किसी ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया है कि 25 लाख वोटर जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख में, लद्दाख का उन्हें जिक्र नहीं किया है लेकिन जम्मू कश्मीर का किया है कि इसमें इन लोगों का जो है वोटों का इजाफा हो जाएगा। अब ये बयान जितना गलत है उतना ही गैर ज़िम्मेवाराना भी है। और मैं कानून पढ़ के आपको जो इससे ताल्लुक़ रखने वाले एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, उनके हवाले से बताऊंगा कि ये गलत क्यों है। और ख़तरनाक इसलिए है कि जम्मू कश्मीर वैसे भी ये कोई आज की बात नहीं है। कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा मसला बन के रहा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंगें हुई, बहुत से लोग इसमें मारे गए, बेगुनाह भी मारे गए, मिलिटेंसी भी हुई। और फिर पार्लियामेंट ने यकतरफा तौर पर दफा 370 और 35A को कालाअदब करार दिया। वो मसला सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है और उसमें मैंने भी एक शरीक हूँ। जब बहस होगी तो उस पर बात करेंगे। लेकिन आज जो बयान दिया गया है, एक ऑफिसर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 25 लाख वोटों का इजाफा हो जाएगा। यानी एक ऐसा पैगाम दिया गया कि इस 25 लाख से के तवाज़ुन से जो उनकी नज़र में उनके कहने के मुताबिक होंगे, जम्मू कश्मीर की सियासत में एक मुतनाज़ा किस्म का, न सिर्फ मुतनाज़ा बल्कि तनाज़ा फैलाने वाला एक पैगाम उन्होंने लोगों को दिया है। मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने ये बयान अपनी बेखबरी में या लाइल्मी में दिया है या किसी के कहने पे दिया है। अगर उन्होंने लाइल्मी के बुनियाद पर ये बयान दिया है तो काबिल माफ़ी है, क्योंकि किसी से भी गलती हो सकती है। लेकिन अगर उन्होंने किसी दरपर्दा किसी और ताकत की या किसी जमात की या किसी शख्सियत की या किसी अथॉरिटी के कहने पर यह बयान दिया है तो उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को मजरू किया है, बल्कि उन्होंने खुद भारत के बनाए हुए कानून की भी धज्जियां उड़ाई है। और किसी भी सूरत से इससे हिंदुस्तान का जो भी मंशा हो, भारतीय सरकार का जो भी मंशा हो, वो उन्हें 370 को और 35A को खत्म करके बता दिया है। लेकिन उस जख्म पे मजीद नमक छिड़कने से मुल्क की बेहतरी भी नहीं होगी और जम्मू कश्मीर के लोगों की भी इसमें कोई बका नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये जो उन्होंने बयान दिया है, इसकी बुनियाद उन्होंने ठहराई है SRO 167 dated 18th of May 2020, यानी आर्टिकल 370 और 3500 को खत्म करने के बाद ये SRO छाप है, ये कानून है। In exercise of powers conferred by Article 309 of Constitution of India. आर्टिकल 309 आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप जाके देख सकते हैं, मोबाइल पे भी देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है, इसका ताल्लुक सर्विसेज के साथ है, इलेक्शन के साथ नहीं है।
ये 309 जो है ये जो है इसका ताल्लुक है कि मुलाजमतें कैसे होगी, मुलाजमतें किस तरह से होंगी, सारे देश में कैसे होंगी और रियासतों में कैसे होंगी, यूनियन टेरिटरीज में कैसे होंगी मुलाजमतें। और इसके साथ सिर्फ 309 नहीं है, बल्कि सेक्शन 15 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट ऑफ 2010, यानी ये दो कानूनों को मिलाकर है। एक आर्टिकल 309 जिसका ताल्लुक है मुलाजमतों के साथ मुल्की सतह पर, और फिर सेक्शन 15 जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट 2010 में वो कानून जम्मू कश्मीर की असेंबली ने बनाया था। किसकी हुकूमत थी वो आप जानते हैं, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो जम्मू कश्मीर का भी ये जो था एक्ट है, ये भी मुलाजमतों के बारे में है। ये इस बारे में नहीं है कि कौन वोट डाल सकता है और कौन वोट नहीं डाल सकता। ये पहली बात है जो आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। अब इसका सहारा लेकर आगे देखिए क्या होता है। ये रूल्स बनाए हैं, इस एक्ट के तहत अब रूल्स बनाए गए हैं। These rules may be called the Jammu and Kashmir Grant of Domicile Certificate Procedure Rules of 2020। ये रूल्स किसने बनाए हैं? ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं बनाए। उन्होंने जब 2010 में ये कानून बनाया तो रूल्स उन्होंने नहीं बनाए थे। ये रूल 370 दफा को 35 खत्म करने के बाद ये रूल्स बनाए हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और ये रूल्स भी देखिए क्या है, ये रूल्स भी उसकी इजाजत नहीं देते जो उस अफसर ने कहा। इसमें क्या लिखा है? डेफिनेशंस। एक्ट मीन्स द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट, कि इसमें ये बताते हैं कि ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स जम्मू कश्मीर की असेंबली के बनाए हुए कानून 2010 के मुताबिक है। और इसमें क्या है कि सर्टिफिकेट आपको मिलेगी डोमिसाइल की। डोमिसाइल होता है, सिटीजनशिप होता है किसी मुल्क की शहरियत। डोमिसाइल होता है कि आप उस मुल्क में किस रियासत में रहते हैं, जिस रियासत में आप रहते हैं उसको कहते हैं डोमिसाइल। तो सिटीजनशिप तो इंडिया की है, लेकिन डोमिसाइल जो होती है वो एक रियासत की होती है। तो जम्मू कश्मीर का जो कानून बना, ये रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में है, जिसे अब हम यूनियन टेरिटरी के नाम से पुकारते हैं। अब इसमें क्या है कि ये सर्टिफिकेट देने वाला कि कौन डोमिसाइल है कौन नहीं है, कौन यहाँ का रहने वाला है कौन यहाँ का रहने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले ही को यहाँ की मुलाजमत मिल सकती है। मैंने पहले भी कहा 309 भी मुलाजमत के बारे में है और सेक्शन 15 भी मुलाजमत के बारे में है, वोटों के बारे में नहीं है। तो इसमें ये कहते हैं कि तहसीलदार जो है वो आपको सर्टिफिकेट देगा, लेकिन डोमिसाइल का मतलब क्या है? डोमिसाइल मीन्स डोमिसाइल as defined in section 3 of Jammu and Kashmir Civil Services Decentralization and Recruitment Rules 2010। ये पहले इन्होंने उस एक्ट में सेक्शन 3 बनाया था, लेकिन 2 दिन के बाद उसकी अमेंडमेंट की गई तो उसको 3A बना दिया गया। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको मजबूरी क्या बनी, क्या मजबूरी हुई? इसलिए कि कुछ गलतफहमी हो गई थी कि डोमिसाइल में कितने साल रहने वाला लोग इंसान डोमिसाइल बन जाता है। फिर इसमें बताया गया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो तहसीलदार देगा वो किन लोगों को देगा। मैं वो दूसरा तीसरा चौथा कोई मजदूर यहाँ आ गया, दिहाड़ी पे आते बेचारे बिहारी लोग यहाँ मजदूर हैं, कितने लोग हैं जो यहाँ
खेतों में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, किस किस को डोमिसाइल की सर्टिफिकेट मिलेगी। और उसमें ये लिखा है कि वो सेक्शन 3A में है। सेक्शन 3A में क्या लिखा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो उन लोगों को मिल सकती है जो 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, या कम से कम 7 साल से वो यहां के स्कूलों में पढ़ते रहे हो, 10वीं जमात से 12वीं जमात, क्योंकि यहां पर कई स्कूल से, यूनिवर्सिटीज हैं वगैरह हैं, कई बाहर के लोग जो हैं वहां बहुत ज्यादा फी है, तो वो यहां आके स्कूलों में पढ़ सकते हैं। तो ये पहली शर्त है कि जो यहां शख्स 15 साल से रहा हो, या अगर स्टूडेंट हो तो कम से कम 7 साल यहां रहा हो। फिर उसके बाद क्या होता है, उसको यहां की शहरियत नहीं मिलती, जॉब मिल सकती है, शहरियत नहीं मिल सकती। दूसरा, हु इज ए रजिस्टर्ड माइग्रेंट बाय द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर, वो होते हैं हमारे पंडित भाई। वो जहां भी हूं हिंदुस्तान में वो हमारे शहरी हैं, उनको वोट का हक है, उनको जॉब का हक है, पंडितों को तो हक है। जो भी पंडित बाहर से आएगा, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, वहां उसको अगर नौकरी नहीं मिलेगी, वो जम्मू कश्मीर में आके उसको हक है, और इसको भी ये राइट है। और फिर किसको है, इसके अलावा शर्त क्या है इसमें, कौन से लोग होने चाहिए? फॉर द पर्पसेस ऑफ अपॉइंटमेंट टू एनी पोस्ट कैरिंग पे स्केल of not more than 2,505 rupees under the UT, he can be granted a certificate to work in Jammu and Kashmir. जो आदमी यहाँ पे 10-15 साल रहा हो और उसके बाद 15 साल के बाद उसके खिलाफ कोई शिकायत ना हो, तो वो 25,500 रुपए से कम होता है क्लास 4th। क्लास 4th की जॉब के लिए वो यहां काम कर सकता है, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं है। और फिर आप आगे आइए, ये जब ये कानून है तो हमें ये देखना पड़ा, इसमें ये है कि जो डोमिसाइल है इस पे सेक्शन 3A ऐड किया गया है। ये रूल्स के बाद सेक्शन 3A ऐड किया गया है कि ये जो डोमिसाइल है इट इज ओनली फॉर पर्पसेस ऑफ जॉब्स, इट इज नॉट फॉर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये नोट कर रहे होंगे कि डोमिसाइल सेक्शन 3A ऐड किया गया एक्ट पे, और उसमें कहा गया डोमिसाइल इज ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ जॉब्स, नॉट फॉर वोटिंग। लेकिन इसमें भी एक और शर्त है, ये लोग जो जॉब करते हैं, ये सिविल जॉब, सिविलियंस में जो जॉब होगी, इसमें लिखा है अंडर द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और अंडर ए लोकल और अदर अथॉरिटी अदर देन कंटोनमेंट बोर्ड। यानी जो आर्मी के साथ काम करने वाले लोग होंगे, मजदूर होंगे, उनको ये हक नहीं होगा। अब इंप्रेशन क्या दिया गया है कि यहां जी हमारे फौजी हैं, सीआरपी है, बीएसएफ है, वो हमारे तो वो हमारे फायदे में है, आर्मी भी है तो यह अमन अमान के लिए है, आर्मी के खिलाफ कोई नहीं, बीएसएफ के खिलाफ कोई भी नहीं है, सीआरपी के खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन इस कानून के तहत जो हिंदुस्तान ने भी बनाया और जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान ने बनाया आफ्टर द यूनियन टेरिटरी, और उससे पहले बनाया जम्मू कश्मीर की असेंबली ने बनाया 2010 में।
इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी भी जो सिक्योरिटी से या बीएसएफ से या आर्मी से, क्योंकि स्पेसिफिक है अदर देन कंटोनमेंट बोर्ड। कंटोनमेंट बोर्ड आप जानते ही क्या है, कि इसके बगैर जो लोग सिविल जॉब्स करते हों उनको यहाँ काम करने की इजाजत मिल सकती है। अब ये जो है इस पे मैं आपकी ये बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन के लिए बताऊंगा कि मुल्क की सतह पर हमारे यहाँ 15 साल कोई होना चाहिए, रहना चाहिए सिविल जॉब में, तो फिर उसको जॉब मिल सकती है 15 साल। लेकिन हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में अगर कश्मीर का कोई बंदा जाकर जम्मू कश्मीर का किसी और रियासत में रहे, और रियासत में, तो उसको 5 से या 10 साल कुल वहां रहना है, वो वहां का डोमिसाइल बन जाएगा और उसको वहां जॉब मिल सकती है। टीचर बन सकता है, क्लर्क बन सकता है, लेकिन लोअर जॉब भी ये जगह हो सकती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में 20 साल तक की इजाजत है। 20 साल तक जो डोमिसाइल करेगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आप जानते हैं, वहां 20 साल के लिए ये पाबंदी है कि अगर आप 20 साल तक भी कोई पंजाब का आदमी या दिल्ली का आदमी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाए, उसे वहां पे 20 साल काम करना है, फिर जाके उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगी। हमारे यहाँ कितने साल? 15 साल। तो मुझे बताइए कि इन हालात में जब ये बयान देता है एक इलेक्शन कमीशन ही का कोई आदमी है, कमिश्नर नहीं है, लेकिन कोई ऑफिसर तो है, और जब वो कहता है कि 25 लाख लोग यहां से अब यहां के वोटर बन जाएंगे, ये तो जॉब्स के बारे में है। आर्टिकल 309 जॉब्स के बारे में है, वोटिंग के बारे में नहीं है। हमारा सेक्शन 10 जिसके तहत ये बने हैं कानून, वो भी जॉब्स के बारे में है, वो वोटिंग के बारे में नहीं है। जब वो ये ऐसा बयान देते हैं, एक तो ये कानूनी तौर पर गलत है, और दूसरा आप ये भी समझे कि ये 25 लाख लोग कौन से हैं? जम्मू कश्मीर में 25 लाख आर्मी भी नहीं है, सीआरपी, बीएसएफ सबको मिला के, आर्मी को मिला के भी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में 25 लाख लोग नहीं। तो ये वाहियात किस्म का बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान देकर उसने लोगों में खलबली मचा दी है, इंतशार पैदा कर दिया है। लोग हमें टेलीफोन करते हैं, साहब अब हम कहां जाएंगे? अगर 25 लाख सीआरपी, बीएसएफ, इनके लोग सब वोट डालेंगे, ये लोग वोट डालेंगे तो हमारा क्या होगा? जम्मू वाले परेशान हैं, हमारा क्या होगा? अब देखिए ये कितना वाहियात किस्म की बात है। मैं आपको एक कुछ फिगर्स देता हूं कि जम्मू कश्मीर में कुल आबादी, जम्मू कश्मीर लेह की कुल आबादी 1,25,48,926 थी, जो 2011 की सेंसस थी। इसमें से कश्मीर में 69,000 वोट, जम्मू में 53,000 वोट्स, 53 लाख 50,000, लद्दाख में अबाउट 3 लाख। अच्छा, जो हमारी परसेंटेज वोटिंग जो होती है, परसेंटेज वोटिंग हमारी 30 से 40% होती है, यानी 1,25,00,000 में से कुल 30 से 40 लाख वोट पड़ते हैं, और ये कहते हैं 25 लाख वोट हमारे हैं। इसमें आप ऐड कर दो,
तो ये लोग जो है इन्होंने न सिर्फ कश्मीर को बदनाम किया, कश्मीरियों को परेशान किया, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपील करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से अपील करता हूं कि वो इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले लोगों को जो इंतशार फैलाते हैं, हम लोग इंतशार नहीं फैला रहे हैं, इंतशार ये फैलाते हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं। ऐसे लोग जो इस तरह की नफरत और इंतशार और डर, अभी आप देख लें लोग किस तरह के परेशानी के गिरफ्तार हैं इस वक्त। अब एक और गलतफहमी मैं आपको दूर करना चाहता हूं, वो ये है कि लोग समझते हैं दफा 370 खत्म हुआ, 35 खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर के सारे कानून खत्म हो गए। ये एक आम गलतफहमी है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि 370 के लागू लगने होने के बाद, खत्म करने के बाद, 35 के खत्म करने के बाद हमारी असेंबली के 153 कानून उन्होंने मनसूख कर दिए असेंबली। और जो गवर्नर बना था बीच में, आपको याद है जब महबूबा की गवर्नमेंट चली गई तो कुछ एक साल 1.5 साल के लिए यहाँ एक गवर्नर साहब भी थे, उन्होंने 11 कानून बनाए थे, उन्होंने वो भी उन्होंने रिपील कर दिए, यानी 153 और 11 होता है 164। लेकिन जो हमारे अपने कानून हैं जिनमें ये डोमिसाइल भी है, ये जो अपने कानून हैं और जो गवर्नर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह इन्होंने जो कानून बनाए हैं, वो कुल 166 है हमारे अपने कानून जो अभी तक लागू। तो ऐसा कोई खदशा और ऐसी नफरत फैलाने वाले लोग जो ये इंप्रेशन देते हैं कि 25 लाख लोग आप गए जी हमारे तुम्हारे वोट डालेंगे तो हम अपनी मर्जी की हुकूमत बना लेंगे, तो ये लोग लोगों को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि 164 कानून अगर हमारे कालादम हो गए, लेकिन 166 कानून हमारे अभी इस रियासत में लागू है, उसमें डोमिसाइल का कानून भी लागू है। तो मैं अपील करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से कि वो बिला लिहाज किसी पार्टी के जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों को, सिविल सोसाइटी को, थिंकर्स को, राइटर्स को, जर्नलिस्ट को, ये सब स्टेक होल्डर हैं। आप ये ना समझिए कि आप स्टेक होल्डर नहीं हैं, आप लोग हमसे ज्यादा स्टेक होल्डर हैं क्योंकि आप पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं। हम तो घर पे बैठे होते हैं, आपको रात दिन लोगों के साथ उठना बैठना होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम मिनिस्टर जो रहे हैं कैबिनेट्स में, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब की कैबिनेट में रहे हों, फारूक साहब की कैबिनेट में रहे हों, मुफ्ती साहब की कैबिनेट में रहे हों, महबूबा जी की कैबिनेट में रहे हों, उनको और जितने एमपीज रहे हैं और जितने यहाँ जर्नलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है या दूसरी सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोगों को बारी बारी वो दिल्ली में बुलाएं और उनके साथ खुले दिल से बात करें, बगैर किसी नफरत के, बगैर किसी डर के, ताकि जम्मू कश्मीर में ये जो खामखा का तनाज़ा, एक खामखा की गलतफहमी पैदा की जा रही है। और अगर इस ऑफिसर ने यह बयान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इजाजत के बगैर दिया है तो इस ऑफिसर से एक्सप्लेनेशन ली जाए, क्योंकि ऐसे ही ऑफिसर जो हैं वो यहाँ के लोगों को और देश के हुकूमत के दरमियान ये एक नफरत की दीवार खड़ी करते हैं।
میں آپ کا شکر گزار ہوں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میں جواب ایک صاحب unofficially government نے بتایا ہے کہ they are those voters who have attained the eligible age of 18 after 2019. So how do you see this statement and what made CEO to make such a big statement when there are certain apprehensions that 18 ہے تھرو آؤٹ دی کنٹری ہے یہ لا 18 وہ جموں کشمیر میں نہیں ہر جگہ ہے. واٹ میڈ ہم ایشو دس اسٹیٹمنٹ از فار گورنمنٹ آف انڈیا ٹو انسٹیٹیوٹ این انکوائری. میرا یہ گیس ہے کہ یا وہ اس کا کوئی پرابلم ہے یا اس کی کوئی پرابلم ہے تھنکنگ کی پرابلم. دیکھ صاحب یہ میرا نام عمران نائک کشمیر نیوز بیورو سے. کچھ جو الیکشن کمیشن کے آفیشل سے انہوں نے جموں کے ایک بڑے نیوز پیپر سے بات کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1950 لاگو تھا جموں کشمیر میں, لیکن جب دفعہ 370 ختم ہوا تو ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ 1950 اور 1951 یہاں پہ لاگو ہوا. اور اس ایکٹ کے تحت یہ جو کل اناؤنسمنٹ ہوئی ہے نان لوکلس کو یہاں انرول کرنے کی, کیونکہ اگر دیکھا جائے ان کے مطابق کہ اس ایکٹ کے تحت یہ ایکٹ باقی اسٹیٹس میں بھی لاگو ہے, تو قانونی جوازیت کیا ہوگی اس کی؟ نہیں دیکھیے ایسا کوئی قانون میری نظر نہیں گزرا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جو کوالیفیکیشنز الیکشن لڑنے کے لیے پنجاب میں ہیں, بہار میں ہیں, یو پی میں ہیں, وہی کوالیفیکیشنز یہاں بھی الیکشن لڑنے کے لیے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ الیکشن کا فیصلہ 25 لاکھ فوج کے اور پولیس کے اور سی آر پی کے لوگ کریں گے, وہ یہ غلط اسٹیٹمنٹ. وہ یہاں کے لوگ انہوں نے سوال آدھا ہی آپ کو بتایا, شاید آپ کو بھی پورا ہی کل ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے گورنمنٹ آفیشلز کی طرف سے آفٹر ایبریگیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A. اب یہ قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے انڈر سیکشن 1950 اینڈ 51 کہ اگر میں یہاں کا باشندہ ہوں, میں اپنا جو میری نیٹو پلیس ہے میں اپنا ووٹ ویو آف کر سکتا ہوں, میں دوسری جگہ ووٹ ڈال سکتا ہوں. ذرا مجھے بتائیے کون سا سیکشن ہے؟ میں نے آپ یہ کو کل گورنمنٹ کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے. یہ ایسے ہی گورنمنٹ کے اسٹیٹمنٹ کیونکہ کس شخص نے دیا؟ کس پارٹی سے سوال پوچھا گیا, لیکن آپ سے ہم قانون اس کا جواب جاننا چاہیے. میں آپ سے کہتا ہوں کس شخص نے اسٹیٹمنٹ دیا؟ کیا لیفٹنٹ گورنر صاحب نے دیا ہے؟ آپ ذرا دیکھ لیں کس نے اسٹیٹمنٹ دیا. گورنمنٹ سطح پہ ہے, اس پہ صرف اتنا لکھا ہے گورنمنٹ آفیشل. These are flying kites. یہاں کی گورنمنٹ لیفٹنٹ گورنر ہے. اگر وہ اسٹیٹمنٹ دیں گے تو میں ان سے سیریسلی لوں گا اور پھر میں ان کی خدمت میں جا کے جو کچھ مجھے انہیں کہنا ہوگا قانونی طور پر کہوں گا. لیکن گورنمنٹ آفیشل سیڈ اٹ, فلانا الیکشن کمیشن سیڈ اٹ. دوز آر فلائنگ کائٹس. منڈے کو آل پارٹی کی میٹ بلائی گئی ہے, آپ اس میں جائیں گے؟ دیکھیے بلائیں گے تو جائیں گے, نہیں بلائیں گے تو نہیں جائیں گے. لیکن آپس میں یہاں ہی ہم یہ کیا کہتے ہیں لسی کو کہتے ہیں وہ ادھر سے ادھر کرتے رہیں گے تو اس سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے. آل پارٹیز میٹ کو بھی میری بہت بڑا گزارش ہے کہ وہ بھی اپیل کریں کہ آل پارٹیز میٹ کے علاوہ سول سوسائٹی, جرنلسٹ کو, بزنس جو یہاں آرگنائزیشنز ہیں ان کو, لیبر آرگنائزیشنز ہیں ان کو, ان کے لیڈر کو بھی بلائیں, کیونکہ ہم ہی ٹھیکیدار ہیں, ہم ہی لوگ ٹھیکیدار ہیں. یہ لوگ ہمارے بغیر, پولیٹیشنز کے بغیر جو لوگ ہیں, سرکاری ملازموں کی ایسوسیشن ہے, فیڈریشن ہے, ان کے کوئی اسٹیکس نہیں ہیں. بزنس کرنے والوں کے اسٹیکس نہیں ہیں, ہوٹلیئرس کے اسٹیکس نہیں ہیں, ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اسٹیکس نہیں ہیں, کیونکہ ٹورزم پہ ہی تو چلتا ہے آج کل جموں کشمیر. تو ان سب لوگوں کی آرگنائزیشنز کے ایک ایک دو دو جو ٹاپ ان کے فنکشنریز ہو, ان کو بلا کر ان کو کھلے دل سے بات کریں. پرائم منسٹر صاحب کے پاس ٹائم ہو تو وہ کریں, ہوم منسٹر صاحب کریں. ایک صاحب ایکچولی 370 کے حوالے سے آپ اپیئر ہوئے تھے سپریم کورٹ میں خود, تو یہ بتا دیجیے ہمیں کہ قانونی لحاظ سے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو نان لوکلز کی پارٹیسپیشن کی بات ہو رہی ہے, قانونی لحاظ سے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ پہلا سوال. دوسرا یہ کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر سرکار نے قانونی جواز دے کے اس نان لوکل ریپرزنٹیشن یا ووٹرز کو لایا ہے
तो क्या आपको लग रहा है कि कानूनी लिहाज से ही आप जवाब दे सकते हैं कोर्ट के जरिए या किसी और चीज? बिल्कुल देंगे, लेकिन किसी भी नॉन स्टेट सब्जेक्ट को वोट डालने का यहाँ अभी तक इख्तियार नहीं मिला है इसी कानून के तहत। अब स्टेट सब्जेक्ट का खत्म हो गया है वो, लेकिन डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट अभी है और वो भी जॉब्स के लिए है। अभी वोट के बारे में उन्होंने कोई कानून पास नहीं। हाँ, अगर रातों रात कर दिया हो, क्योंकि मैंने तो कुछ घंटे पहले ये लेटेस्ट अपलोड किया डाउनलोड किया है कि कानून क्या है। अब अगर इस 2 घंटे में उन्होंने पास कर लिया हो और पब्लिश न किया हो तो मैं उससे मलिक साहब का मौक़िफ़ ये है कि सरकार का ये गैर कानूनी कदम? कौन सा सरकार का? मैं बिल्कुल नहीं मैं कहता। एक ऑफिसर से पूछा जाए उसने ये कैसे स्टार्ट कर दिया। हम कैसे कह दें? अगर स्टेट सरकार का कोई स्टेटमेंट आया है? प्लीज टेल मी, हैज एनीबडी स्पोकन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्या उनका एक होम मिनिस्टर साहब का भी ऑथराइज्ड है स्पोक्स पर्सन, प्राइम मिनिस्टर का भी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी है, लॉ मिनिस्टर का भी है? या तो वो खुद बयान देंगे या उनके ऑथराइज देंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब देंगे। जब इनमें से किसी का बयान नहीं आया है और एक इलेक्शन कमीशन के एक क्लर्क साहब का, डिग्रीफाइड क्लर्क का बयान आ गया और भी ये सब कर लेंगे, तो उसको हमें क्लेरिफाई कर देना चाहिए। अगर उसको अथॉरिटी है ये बोलने की तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह देगी हमने जी उसको अथॉरिटी दी है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ अथॉरिटी दे सकती है टू ए सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे डू नॉट ऑथराइज एनी अदर। दफा 370 की बात हुई, आप खुद भी सुप्रीम कोर्ट गए थे उसके लिए, लेकिन लास्ट टाइम पर जो हमारे अपडेट आया था उसमें यह था कि वैकेशन बेंच के बाद उस पर हियरिंग होगी। अब आपकी क्या उम्मीद है कि वैकेशन भी हो गई और अभी भी समाप्त नहीं हुई? तो इस हवाले से कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है और आप कौन सा रुख आप ले सकते हैं? अल्लाह ताला जितना जल्दी हो इसकी एक साहब, आर्टिकल को खत्म करने के बाद तकरीबन 800 सेंट्रल लॉज यहाँ पर नहीं मैं अभी बता दिया, अभी मैंने आप जितने भी हुए नहीं 800 नहीं, सुनिए आप सुनिए सर, जितने भी हुए आप बात तो सुन लीजिए जी, ना। आप बताएं। 800 कानून पास हुए। 153 कानून जो हमारी असेंबली ने बनाए थे और गवर्नर साहब जो महबूबा जी के इस्तीफा देने के बाद गवर्नर थे, 11 कानून उनके, 164 laws of Jammu and Kashmir have been repealed, but 166 laws of Jammu and Kashmir passed by the Assembly and the Governor have been kept intact. सर, अब जो यहाँ पर इलेक्शन होंगे, यहाँ की असेंबली को इख्तियार ये रहता है कि इन लॉज को किसे बात किया जाए जो खत्म किए गए, यहाँ की असेंबली से वो इख्तियार रहता है जब यहाँ इलेक्शन होंगे। भाई जब असेंबली बनेगी तब देखा जाएगा कि असेंबली जब बनेगी तब देखा जाएगा कि वो क्या कोई रेजोल्यूशन पास की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करेंगे। असेंबली बजाते खुद नहीं कर सकती जब तक यूनियन टेरिटरी है, ये याद रखिए। जिस तरह से केजरीवाल अगर उसे कोई कानून चेंज करना चाहता है, असेंबली से वो रेजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दरखास्त भेजता है। इतनी देर से आए, अपनी देर से आए, अरे यार थे छोड़ो भाई यार, 6 फुट 2 इंच आदमी हो, शेख अब्दुल्ला के बाद सबसे ऊंचे आदमी, तो तुमको हम देख नहीं पाएंगे। अच्छा बेग साहब, ये जो statement has been issued by the highest ranking officer of Election Commission of India. Not that highest ranked is election commissioner. He is not the highest. I'm saying highest ranking officer in Jammu and Kashmir of Election Commission of India, because he is the representative of Election Commission of India. He represents. He is not the government official like any other bureaucrat. He is actually, they always send a panel to the Election Commission and they accept who is named, whatever. So since it is the Election Commission's statement, it's not the government statement, because revision of electoral rules has to be done by the Election Commission, not by the government. So it is essentially an Election Commission statement, right or wrong, but how can you hold... When did they come to your village?
And did they count how many people there are? इलेक्शन कमीशन भी जिस वक्त इलेक्टोरल रोल करते हैं तो वो तहसीलदार को बुलाते हैं, तहसीलदार है इसमें तहसीलदार है एक्ट में। वो तहसीलदार जाता है गांव-गांव में, देखता है पॉपुलेशन क्या है, वो पंचायत वालों से पूछता है, गांव वालों से पूछता है। जब तक इलेक्टोरल बनेगा नहीं तब तक इलेक्शन होंगे नहीं। फिर वो इलेक्टोरल रोल को अगर किसी को उसके इलेक्टोरल रोल फिर छपता है तहसीलदार के दफ्तर के सामने और नोटिस दी जाती है कि अगर किसी को एतराज हो तो वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। उसके बाद इलेक्टोरल रोल फाइनलाइज हो जाता है। फिर ये जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिसाइड होता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर्स हैं, उसके बाद इलेक्शन